आज का टॉपिक है कर्मचारी, इम्प्लाई। इम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत जो डेफिनेशन क्लाज है, परिभाषा खंड धारा 2 उपधारा 1 का खंड घ अर्थात सेक्शन 21DD में यह टर्म डिफाइन किया गया है। आज इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। LLB थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में इम्प्लाई शब्द रखा गया है, तो हमें सबसे पहले यह कंफर्म करना पड़ेगा कि वास्तव में इस शब्द का महत्व क्या है, इसको डिफाइन करना क्यों आवश्यक है, इसको परिभाषित करना क्यों आवश्यक है। वाजिब सी बात है, मैंने सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में डिस्कस किया है कि इस टर्म को एक्चुअली ये लॉ जो है वो लॉ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, अर्थात वर्कर्स को, जो वीकर सेक्शन है स्पेशली वर्कर्स, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के पर्पज से यह कानून बनाया गया है। तो कौन से व्यक्ति इस एक्ट का लाभ ले पाएंगे यह तय करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस एक्ट का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जो भी व्यक्ति न्यायालय के पास इस एक्ट के अधीन रेमेडी उपचार प्राप्त करना चाहेगा, उसको सबसे पहले खुद को इम्प्लाई की डेफिनेशन के अंतर्गत लाना पड़ेगा। उसे न्यायालय में यह साबित करना पड़ेगा कि मैं कर्मचारी हूं। यदि वह कर्मचारी के डेफिनेशन में आता है तभी उसका मामला उस न्यायालय में रन कर पाएगा, तभी उसको इस एक्ट का लाभ दिया जा सकेगा। हालांकि और भी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले उसको यही तय करना होगा कि वह इम्प्लाई की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है कि नहीं। एक्ट की जो परिभाषा है वास्तव में वह कोई परिभाषा नहीं दी गई है, वह एक इंक्लूडिव और एक्सक्लूडिव टाइप की डेफिनेशन है, एक लिस्ट है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग, उसके साथ एक्ट में शेड्यूल भी दिया गया है, उसमें एक लिस्ट बना दी गई है कि कौन कौन से लोग इम्प्लाइज के अंतर्गत आएंगे या नहीं। अर्थात डेफिनेशन नहीं दी गई है बल्कि एक लिस्ट दी गई है। अब यह और चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कर्मचारी टर्म को कैसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने भी उसको डिफाइन नहीं किया बल्कि एक लिस्ट बना करके छोड़ दिया। इंटरप्रिटेशन का इशू है ये। इम्प्लाई शब्द प्रथम दृष्टया जैसे ही हम इस टर्म को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे सामने एक कार्य करता हुआ मजदूर का चेहरा दिखता है, उसकी एक आकृति दिखती है। सामान्यतः इसका तात्पर्य यही है भी कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए किसी पारिश्रमिक के बदले कोई कार्य करता है तो वह कर्मचारी होता है। लेकिन यह सामान्य परिभाषा हुई, लेकिन जब इसको इन ओपिनियन ऑफ लॉ डिफाइन करना चाहेंगे तो कुछ इसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ेंगे। एक नज़र हम लोग पहले जो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 21DD में दिया गया है, एक नज़र उस पर हम डालते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज only a person coming within the definition is entitled to the relief provided by Employees Compensation Act. Employee is defined in section 2DD. Read with schedule 2 to the act. Employee means a person who is first a railway servant as defined in clause 34 of section 2 of the Railways Act 1989, not permanently employed in any administrative district or subdivisional office of a railway and not employed in any such capacity as is specified in schedule 2 or second A, a master, seaman
or other member of the crew of the ship. B. A captain or other member of the crew of an aircraft. C. A person recruited as driver, helper, mechanic, cleaner, or in any other capacity in connection with a motor vehicle. D. A person recruited for work abroad by a company and who is employed outside India in any such capacity as specified in Schedule 2nd, and the ship, aircraft or motor vehicle or company as the case may be is registered in India. Or third, employed in any such capacity as is specified in Schedule 2nd, whether the contract of employment was made before or after the passing of this act, and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing, but does not include any person working in the capacity of a member of the armed forces of the Union, and any reference to any employee who has been injured shall, where the employee is dead, include a reference to his dependents or any of them. धारा 2 उपधारा 1 का खंड घ इसमें कर्मचारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नंबर 1 रेलवे सेवक है, जैसा कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड 34 में परिभाषित है, जो रेलवे के किसी प्रशासनिक जिला या उपखंडीय कार्यालय में अस्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है जैसे कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, या सेकंड क जलयान या मालिक, नाविक या कर्मी दल या अन्य सदस्य है, ख वायुसेना का कैप्टन या कर्मी दल का अन्य सदस्य है, ग ऐसा व्यक्ति है जो मोटरयान के संबंध में चालक, सहायक यांत्रिक, क्लीनर या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया है, घ ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी द्वारा बाहरी कार्य के लिए भर्ती किया गया है और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जैसे कि अनुसूची 2 में भी निर्दिष्ट है, और जलयान, वायुयान या मोटरयान या कंपनी यथास्थिति भारत में रजिस्ट्रीकृत है, या नंबर 4 किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है जैसा कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, चाहे नियोजित की संविदा इस अधिनियम को पारित करने के पूर्व या पश्चात की गई थी, और चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित, मौखिक या लिखित है, किंतु संघ के सशस्त्र बल के सदस्य की हैसियत में कार्यरत किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करता है, और किसी कर्मचारी के प्रति जिसे उपहत किया गया है कोई निर्देश उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश को शामिल करता है जहां कर्मचारी मृत है। यह तो हो गई इस अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि नियोजित वह व्यक्ति है जिसे किसी नियोजक द्वारा नियोजित किया गया है। सिंपल सी बात है। चेक करने वाली बात यही होती है कि क्या जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मैं कर्मचारी की परिभाषा में आता हूं, तो वहां पर यही जांच का विषय होता है कि क्या उसे नियोजक द्वारा नियोजित किया गया था। सामान्य सी बात है कि कहीं पर भी, किसी भी संस्था में, कहीं किसी भी कार्यस्थल पर जो कार्य होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले शारीरिक कार्य, फिजिकल वर्क होता है, उसमें भी कुछ कार्य टेक्निकल होते हैं अर्थात कुशल, और कुछ नॉन टेक्निकल अर्थात अकुशल कार्य होते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए लिपिकीय कार्य भी करवाए जाते हैं, क्लरिकल वर्क। उसके ऊपर भी सुपरवाइजरी वर्क होता है, पर्यवेक्षणीय कार्य। उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, प्रशासनिक कार्य। ये सारे कार्य करता कौन है? कोई न कोई व्यक्ति ही करता है। मतलब शारीरिक कार्य, कुशल कार्य, अकुशल कार्य, लिपिकीय कार्य, पर्यवेक्षणीय कार्य, प्रशासनिक कार्य, ये सारे कार्य
कोई न कोई व्यक्ति करता है। यहां पर हमारे काम की जो बात है वो ये देखना है कि इसमें से अब एक प्रशासनिक कार्य देखने वाला व्यक्ति, एक सुपरवाइजरी वर्क देखने वाला कार्य व्यक्ति, कोई व्यक्ति सिर्फ फिजिकल वर्क कर रहा है, कोई टेक्निकल वर्क कर रहा है, अर्थात वह मेंटल वर्क कर रहा है। इसमें यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा में रखा जाएगा और किस व्यक्ति को कर्मचारी की परिभाषा से बाहर किया जाएगा। शेड्यूल सेकंड की बात करते हैं। शेड्यूल सेकंड क्या है? शेड्यूल सेकंड, इट इज अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स who subject to the provisions of the section 21DD are included in the definition of employees, that is workmen. Who is workman? Number 8, which posts are shown in the second schedule? सिंपल सी बात है, एक लाइन का जवाब है। अगर पूछा जाए कि इस एक्ट के अंतर्गत हु इज वर्कमैन, हु इज एम्प्लॉय, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि शेड्यूल सेकंड में जो लिस्ट दी गई है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वह एम्प्लॉय हैं। सेकंड, द मंथली वेजेज ऑफ वर्कर्स। वेज भी एक ग्राउंड होता है यह तय करने का कि कोई व्यक्ति कर्मचारी के अंतर्गत आता है कि नहीं। हालांकि यह 1984 के बाद यह लिमिट समाप्त कर दी गई, यह कंडीशन हटा दी गई कि वेज कोई ग्राउंड नहीं होगा यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति कर्मचारी है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं हु इज एम्प्लॉय। तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 21DD के साथ जो अटैच्ड है सेकंड शेड्यूल में जितने पदों का नाम दिया गया है उसमें अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह कर्मचारी के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है? द मंथली वेजेज ऑफ वर्कर्स। हालांकि 1984 में हटा दिए गए, फिर भी नॉलेज में होनी चाहिए अपने। थर्ड पॉइंट क्या है? द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यह इंपॉर्टेंट है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से हैं? रेलवे वर्कर एक्सेप्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ करके जो रेलवे वर्कर हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो विनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, मकानों को पेंट करने वाले लोग हैं, और राजगीर हैं, मिल सफाई में काम करने वाले लोग हैं। इस तरह की एक लंबी सूची दी गई है। जैसे खुदाई करने हैं, गड्ढे वगैरह, ये तमाम ऐसे कार्य है जिससे करने वाले लोगों को कर्मचारी के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन टर्म वही होना चाहिए। बाद में यही चेक होगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट किया गया था, अर्थात क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, उसे किसी नियोजक द्वारा नियोजित किया गया था कि नहीं। एक विद्वान रहे हैं विल्स। अकॉर्डिंग टू विल्स द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर अ पर्सन इज अ एम्प्लॉय or not. A, the term of engagement. B, the payment of wages. C, the power of control over the work. D, the power of dismiss. ये 4 पॉइंट डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं कि कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है कि नहीं है। फिर से सुने, क्या क्या? ए, अ टर्म ऑफ एंगेजमेंट। बी, द पेमेंट ऑफ वेजेस। सी, द पावर ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क। डी, द पावर ऑफ डिसमिस। देयर आर लीगल डिसीजंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन हु इज एम्प्लॉय। द जनरल रूल इज दैट देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. Employee is a person whom the employer can command and control in the manner of performing the work. To be an employee under Section 21M of the Employees Compensation Act, there must be a contract of employment between the employer and employee. The Supreme Court in Sri Chintaman Rao versus State of
मध्य प्रदेश AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 388 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज फॉलोज। हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, किसके माध्यम से? चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ MP के केस के माध्यम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी इस वीडियो में केस साइट किए जा रहे हैं, सभी केस का नाम और साइटेशन इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया वो क्या किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स 3 इंग्रेडिएंट्स: एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3 स्टेप हैं। एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक एम्प्लॉई होना चाहिए, और इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नियोजन की संविदा होनी चाहिए। द एम्प्लॉयर इज वन हु एम्प्लॉयज, दैट इज वन हु engages the services of the persons. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and the employee, whereunder the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. A contractor from an employee, the Supreme Court held as follows. डिफ्रेंशिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने, डिफ्रेंशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम एन एम्प्लॉई, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज फॉलोज। अ कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु इन द परसूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस अंडरटेक्स टू डू स्पेसिफिक जॉब ऑफ वर्क फॉर द पर्सन without submitting himself to his control in respect to the details of the work. There is a clear-cut distinction between a contractor and employee. The identifying mark between a contractor and an employee is that the employee works under the control and supervision of the employer in respect of the details of the work, whereas a contractor is a person who undertakes to do specific job or work for the employer without submitting himself to the control and supervision with respect to the details of work. Next case, Oriental Fire and General Insurance Company Limited versus Union of India, AIR 1975, Andhra Pradesh 222. It was held that it is seen from the section that liability is absolute and does not depend upon any negligence on the part of employer. The only condition that are to be satisfied are that the injury must be caused to a workman and the accident must arise out of and in the course of employment. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, उस कर्मचारी को कार्य के दौरान उस कर्मचारी को इंजरी हुई है और ऐसी इंजरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन के समान अनुक्रम में हुआ है। बस यह 2 बातें अगर क्लियर हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को कर्मचारी के डिफिनेशन के अंतर्गत लाया जाएगा। नेक्स्ट केस, मदन मोहन वर्मा वर्सेज मोहनलाल 1983, सेकेंड लेबर लॉ जनरल 322, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में मदन मोहन वर्मा ने मोहनलाल को कटाई मशीन रिपेयरिंग के लिए डेली वेज पर 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखा। रिपेयर करने के बाद ट्रायल करते समय उसका हाथ रोलर में चला गया, उसका दाहिना हाथ कट गया। वह व्यक्ति 3 दिन हॉस्पिटल में रहा और पूरी तरह से डिसेबल हो गया। अंततः उसने क्षतिपूर्ति की मांग किया, लेकिन मदन मोहन वर्मा ने इस आधार पर क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया कि मोहनलाल कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वह अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। यह भी कहा कि उनको सिर्फ रिपेयर करने के लिए कहा गया था, ट्रायल करने के लिए कहा नहीं गया था। यह एक अजीब टाइप का तर्क था। तर्क क्या? आपको तर्क था, जब भी हम कोई सामान रिपेयर करने के लिए ले जाते हैं
तो वह व्यक्ति सिर्फ रिपेयर करके दे नहीं देता है, उसको चला करके चेक करता है। लेकिन यहाँ ये प्रतिवादी महोदय कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने इनको, पहली बात तो वह अस्थायी रूप के हैं, अस्थायी रूप से इनको बुलाया गया था काम करने के लिए, और दूसरी बात इनको मैंने सिर्फ रिपेयर करने के लिए कहा था, चला करके चेक करने के लिए नहीं कहा गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि लेबर कमिश्नर ने इस तर्क को स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए इस बात को खारिज कर दिया। अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर के निर्णय को गलत करार दिया और कहा कि मशीन को बनाना और उसका ट्रायल करना दोनों एक ही कार्य के भाग हैं, मोहनलाल कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे और वे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके बाद एक केस है कोचप्पन बनाम कृष्णन 1987, सेकेंड लेबर लॉ जर्नल 174, केरला हाई कोर्ट। In this case, it has been held that to come within the definition of workman has to be ascertained whether the two ingredients mentioned within brackets under the subsection are: 1. The fact of the case conjunctively excluded in the relation to the respondent. Those are two ingredients. Those are: first, whose employment is of casual nature, and second, who is employed otherwise than for the purpose of employer's trade or business. It is only when both the ingredients are together present does the exclusion operate. If the person was employed for the purpose of employer's trade or business, he would be workman even if his employment was a casual nature. कोर्ट ने कह दिया कि अगर एम्प्लॉयर के ट्रेड और बिजनेस के पर्पस से उसको एम्प्लॉयड किया गया था तो वह व्यक्ति वर्कमैन के डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा, चाहे उसका एम्प्लॉयमेंट कैजुअल नेचर का ही क्यों न हो। इसके बाद एक नेक्स्ट केस है श्रीमती कमला वर्सेस वरादराज शेट्टी 1989, फर्स्ट लेबर लॉ जनरल 797, कर्नाटका। Where widow of deceased employee filed an appeal against the order of the commissioner rejecting her claim for compensation, the High Court held that the commissioner was wrong in taking the view that it has not proved that death has not been caused on account heart failure or on account of his loading and unloading work pressure. Death of the worker has taken place as proved by the evidence on record due to pressure of work resulting in injury to the employee's heart and failure of the heart. It was observed that non-production of attendance register by the respondent employer would lead to adverse presumption that the deceased was a permanent employee and not a casual worker. यदि कोई उद्योगपति या नियोजक उपस्थिति पंजिका तैयार नहीं रखता है तो यह धारणा की जाएगी कि उसका कर्मचारी स्थायी रूप से नियोजित है। अक्सर ये तर्क दे देते थे कोर्ट में लोग कि ये हमारे यहाँ के कर्मचारी नहीं हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि ये यहाँ के कर्मचारी हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, आप रजिस्टर नहीं रखते हैं, उसकी रोज उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वह आपके ट्रेड और बिजनेस के लिए कार्य करता है, वह भले ही अस्थायी रूप से एम्प्लॉयड किया गया था, उसका एम्प्लॉयमेंट अस्थायी रूप से हुआ हो, लेकिन वह कर्मचारी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक केस है पोस्ट मास्टर जनरल डाक तार श्रीनगर बनाम कौशल्या देवी 2003, फर्स्ट लेबर लॉ जनरल 515, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस वाद में पीड़ित का पति पोस्ट ऑफिस में 433 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर पोस्ट मास्टर के पद पर नौकरी कर रहा था। एक दिन कार्यालय से लौटते समय रास्ते में उसे दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मास्टर की पत्नी कौशल्या देवी द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। इस दावे का इन दो आधारों पर विरोध किया गया। किन दो आधारों पर विरोध किया गया? नंबर 1, दैट द पोस्टमैन इज नॉट वर्कमैन, यह कि पोस्ट मास्टर कर्मकार नहीं है। सेकेंड, दैट इज
दैट हिज डेथ वाज नॉट अक्योर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यह कि उसकी मृत्यु नियोजन के समान अनुक्रम में नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमास्टर कर्मकार की श्रेणी में आता है और चूंकि वह कार्यालय से लौटते हुए मरा है तो यह माना जाएगा कि उसकी मौत कार्यालय के कार्य की अधिकता, तनाव और थकान से हुई है, अतः उसकी पत्नी क्षतिपूर्ति की हकदार है। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, अतः इसका निर्वचन उदारतापूर्ण होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को सुरक्षा और सहानुभूति मिल सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, वीडियो प्रारंभ करते समय, कि हम इस कानून को पढ़ रहे हैं, तो इस कानून, इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लिखा गया है उसके बाद ही ब्रैकेट में लिख दिया गया है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ज़्यादातर मामलों में न्यायालय ने इंटरप्रिटेशन करते समय एक लिबरल अप्रोच दिखाई है। क्यों? क्योंकि यह कानून ही बनाया गया है कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, उनको क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए। यदि बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो कभी भी इस एक्ट का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। तो उद्योगपतियों द्वारा जो छोटे छोटे कुतर्क रखे जाते थे न्यायालय में ताकि उनको क्षतिपूर्ति न देना पड़े, न्यायालयों ने बड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए ऐसे उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कारखाना के मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया। एक केस है जू अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगा 1989 का। इस मामले में प्रतिवादी एक सरकारी जू में कार्यरत था। बाद में सरकार ने जू को अपने पास से जू अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर एक प्रश्न था कि क्षतिपूर्ति के लिए सरकार उत्तरदायी होगी या जू अथॉरिटी। न्यायालय ने कहा कि चूंकि जू का ट्रांसफर हो गया है तो अब उस कर्मकार का नियोक्ता जू अथॉरिटी होगी। अब क्षतिपूर्ति के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी बल्कि जू अथॉरिटी उत्तरदायी होगी। इसके बाद एक केस है केरला बालाग्राम वर्सेस कोचुमैन एलियास अब्राहम 1989 फर्स्ट LLJ 744 केरला है। इस वाद में अपीलांट बिजनेसमैन था। इनका एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था जिसमें स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टेलरिंग सेंटर, डायरी बनाने का कार्य इत्यादि सब चल रहा था। साथ ही साथ कृषि कार्य भी चल रहा था। यहाँ पर धान की फसल से संबंधित एक मशीन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान रिस्पोंडेंट को चोट आई और उसकी 2 अंगुली कट गई। पीड़ित द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। क्षतिपूर्ति आयुक्त अर्थात कंपनसेशन कमिश्नर ने 36,028 रुपये 36,028 रुपीज़ के क्षतिपूर्ति का आदेश किया। कमिश्नर के इस आदेश को केरल हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और कई आधारों पर बचाव लिया गया। बचाव क्या क्या लिया गया? नंबर 1, उसने कहा कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वी आर वर्किंग एज चैरिटेबल ट्रस्ट। सेकेंड, रिस्पोंडेंट अस्थायी रूप से नियोजित किया गया था। द रिस्पोंडेंट वाज कैजुअली एम्प्लॉयड। इस मामले में द हाई कोर्ट ऑफ केरला हेल्ड दैट द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी would come within the term business under section 21N merely because the nature of appellant society is charitable. It will not get absolved from the liability under the act. The society in conducting a destitute home, in conducting an agriculture operation because it is more profitable. कोर्ट ने इनके दोनों तर्कों को अस्वीकार कर दिया। द कंटेंशन ऑफ द अपीलांट दैट द एंगेजमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट वाज इम्प्लॉयड इन कैजुअल नेचर वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, होल्डिंग दैट द एम्प्लॉयमेंट वाज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस इवन इफ द एक्सीडेंट अकर्स व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ कैजुअल नेचर
in connection with the business of the employer, the exclusion clause of contained in the definition does not apply. Even otherwise, his employment is not of casual nature. Agricultural operation has to be done periodically. Certain operations has to be done only once in a year. Even then, that is a part of operation. The employment is not of casual nature at all. When there is regularity in the employment, going by the respective entry in the schedule second, the respondent was employed at the time of the accident in connection with the farming and cultivation of the land held by the appellant. इसके बाद एक केस है कोचुवेलू बनाम जोसेफ, 1980 का केस है ये। इस मामले में रिस्पोंडेंट ने अपीलांट को अपने पेड़ों से सुपारी तोड़ने के लिए नियोजित किया था। सुपारी तोड़ते समय अपीलार्थी पेड़ से नीचे गिर गया और अस्थायी रूप से अपंग हो गया। उसने प्रतिकर का दावा प्रस्तुत किया, परंतु कमिश्नर के द्वारा उसका दावा नामंजूर कर दिया गया। विचाराधीन प्रश्न यह था इस बात में कि क्या नियत अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति को कैजुअल वर्कर कहा जाएगा, आकस्मिक कर्मचारी कहा जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने यह मत व्यक्त किया कि एक निश्चित अवधि पर नियुक्त व्यक्ति को आकस्मिक रूप से नियोजित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नियोजन में आवधिक नियमितता थी। यदि एक निश्चित अवधि पर नियमित रूप से कोई व्यक्ति नियोजित किया जाता है तो उसका नियोजन आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद एक केस मंगला बेन वर्सेस दालिप मोटवानी, 1998। From the definition of employee given in section 2(1)(n) of the Act, it is clear that for not treating a person as employee, two conditions are required to be proved, namely that his employment is of casual nature and he is not employed for the purpose of employee's trade or business, and the onus is on the employer to prove these conditions. इतने केसेस का रेफरेंस लेने के बाद अपना एक विचार इस टॉपिक पर क्रिएट होना चाहिए, जिसे यह कहा जा सकता है कि चूंकि यह एक्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो ज़्यादातर मामलों में यह जो शेड्यूल दिया गया है, जो डिफिनेशन दिया गया है, इनका इंटरप्रिटेशन करते समय ज़्यादातर मामलों में न्यायालयों ने लिबरल अप्रोच यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में कर्मचारियों को इस डिफिनेशन के अंतर्गत लाया है और कंपनसेशन प्रोवाइड करने का आदेश दिया है। इन सभी केसेस के पीछे जो डॉक्ट्रिन काम करता है वह यही है, जो एक लाइन का है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से जब यह कानून बनाया गया है, तो जब अधिक से अधिक कर्मचारियों को इस डेफिनेशन के अंतर्गत लाया जाएगा तभी अधिक से अधिक कर्मचारियों को कंपनसेशन प्रदान किया जा सकेगा। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उद्योग चलाने वाले लोगों को या काम पर रखने वाले व्यक्तियों को एकदम एक तरफ से इग्नोर कर दिया जाएगा, उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह कानून कमज़ोर वर्ग के साथ है, अर्थात मजदूरों के साथ है, कर्मचारियों के साथ है। कंक्लूजन के रूप में फाइनली वी कैन से दैट अ पर्सन मे बी रिगार्डेड एज वर्कमैन, दैट इज एम्प्लॉई विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। Many conditions must be fulfilled. A person connected must be in the employment, regular or otherwise. B, the person concerned to be an employee must be a railway servant as defined in clause 34 of section 2 of the Railways Act 1989. But persons who are permanently employed in administrative, direct or subdivisional office of a railway are excluded from the definition of the workman. The persons who are railway servant but are not employed in any such capacity
as it specified in Schedule 2 are also excluded from the definition of workman. C. The person concerned must be employed in any such capacity as specified in Schedule 2. D. There must be a contract of employment between the person concerned and the employer. It is immaterial whether the contract of employment was made before or after the passing of this act and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing. E. The person concerned must be a member of the armed forces of the Union. It may be conclusively remarked that a person to be a workman within the meaning of this act, he has to be proved that he fulfills the condition as specified in section 21dd of the act, and then he may be competent to claim the compensation if he sustains any injury caused by accident arising out of and in the course of his employment and not otherwise. इस टर्म को डिफाइन करने के बाद सभी विद्यार्थी जब इस प्रश्न पर अपनी आंसर राइटिंग करेंगे इस क्वेश्चन पर, तो लास्ट पैराग्राफ उनका यदि विद्यार्थी के विनम्र मत के अनुसार ऐसी एक हेडिंग बना करके इन द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट करके अपना एक विचार जरूर लिखें किस बिंदु पर जो न्यायालयों ने इंटरप्रिटेशन करके ज़्यादातर कर्मचारियों को इस परिभाषा के अंतर्गत लाया है और लोगों को कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन के पर्पस से उन्हें कर्मचारी के डेफिनेशन के अंतर्गत रखा है, वह कितना उचित है और कितना अनुचित है, इस पर अपना एक विचार जरूर दें। और कर्मचारी की चूंकि कोई सामान्य परिभाषा नहीं बनाई गई है, तो छात्र यह प्रयास करें कि अपनी स्वयं की एक परिभाषा क्रिएट करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कर्मचारी शब्द इम्प्लॉय टर्म जो है उसको मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।